जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं मीडिया चीफ शिवानी यादव ब्रिगेड्स ऑफ एक्स कैडेट से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस दूसरे वीडियो में। जैसा कि हमारा पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट चीफ यशी मैम ने ली थी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी यशी मैम ने आपको जो भी समझाया होगा कि किस पैटर्न से पेपर लिखना है, कौन सी राइटिंग स्किल अपनानी है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है और आंसर को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हमें चूज़ करके लिखने हैं। और द मेन थिंग इज़ दिस कि हमें उस की वर्ड को उसमें ज़रूर डालना है जिसके रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन से। तो हम शुरू करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। व्हाट इज़ डिज़ास्टर? अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है ऐसा नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डिज़ास्टर, आपदा क्या है, तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? सबको पता है एक आपदा क्या होता है, पर अगर आपको एनसीसी के पेपर के अकॉर्डिंग आंसर करना है तो ज़्यादा इसको खींचेगा मत कि आपदा क्या होती है, कैसे होती है। इसको तो आपदा क्या है? अ सडन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैलामिटी दैट कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। मतलब कि एक ऐसा सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाना या किसी नेचुरल कैलामिटी या प्राकृतिक आपदा का आ जाना जिससे कि बहुत सारी जानों का चला जाना या फिर बहुत सारा डैमेज हो जाना उस जगह पर जहाँ पे आपदा आई है, तो ये डिज़ास्टर है, ये आपदा है। ओके। आपदा को दो टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर, जैसे मैंने इसमें पॉइंट भी लिखा है, दो तरह के आपदाएं डिज़ास्टर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा नेचुरल, देन सेकंड वन इज़ मैन मेड। नेचुरल में सबको पता है स्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो, टाइडल वेव्स, फ्लड, ड्रॉट, ये सब नेचुरल में आ जाता है। मैन मेड में आ जाता है हमारा एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल मिसहैप, फायर, कंटेमिनेशन, पॉइजनिंग, टेररिस्ट अटैक। तो ये सब हमारे जो है मैन मेड में आ जाते हैं। तो आप इन सब के नाम आ जाता है व्हाट इज़ मैन मेड और व्हाट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, तो आप इन सबको इन नाम लिख के भी आ जाएंगे तो भी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फायर फाइटिंग, अग्निशमन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एनसीसी में। फायर फाइटिंग से लेके टॉपिक आया है भी हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर में, और इसको लेके आई गेस आप में से जो भी कैडेट्स इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी कैडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कैंप्स भी अटेंड करे होंगे या ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, तो उन्होंने उनको फायर एंड फाइटिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं। तो फायर फाइटिंग यानी अग्निशमन क्या है? तो फायर फाइटिंग यूजुअली होता क्या है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, चाहे एनिमी की द्वारा करी गई हो या किसी इंडस्ट्री में हो गया हो जहाँ जिसकी वजह से आग लग जाए। राइट, एनिमी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ग्रेनेड फेंक दिया, आग लग गई, किसी इंडस्ट्री में कोई मिस हैपनिंग हो गई, आग लग गई, तो उस चीज़ से लड़ने के लिए एनसीसी कैडेट्स को प्रिपेयर कराया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है पूरी अच्छी तरह से। फायर फाइटिंग के 3 वेज हैं जिससे आग बहुत जल्दी है। व्हाट आर द 3 वेज जिससे आग बहुत जल्दी फैलती है? तो फर्स्ट वन इज़ फ्यूल, सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन एंड द थर्ड वन इज़ हीट। यानी कि ईंधन, हवा और गर्मी, ये 3 चीज़ें हैं जिससे आग बहुत जल्दी फैलती है। तो आप ये लिख के आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है तो। नेक्स्ट है हमारा फायर एक्सटिंक्शन। फायर एक्सटिंक्शन क्या होते हैं? आग से बचाव। हमारे आग से बचाव होते हैं स्टार्वेशन, कूलिंग और स्मदरिंग। स्टार्वेशन में क्या होता है कि रिमूव फ्यूल मटेरियल फ्रॉम फायर साइट, मतलब जिस जगह पर आग लग गई है उस जगह से हमको फ्यूल मटेरियल हटा देना है ताकि आगे आग ज़्यादा फैल ना पाए, तो ये हो गया हमारा स्टार्वेशन। कूलिंग में हो गया हमारा, आता है जो टर्म डेफिनेशन है हमारी, वो है रिमूव हीट टू लोअर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ वाटर बर्निंग मटेरियल टू अ पॉइंट बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट। मतलब वहाँ उस जगह से हीट को हटा देना किसकी मदद से? पानी की मदद से, ताकि वो जगह कूल डाउन हो जाए और वो अपने इग्निशन पॉइंट पे पहुँच जाए तो आगे आग ना फैल पाए। देन थर्ड वन इज स्मदरिंग, रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सबको पता है सप्लाई जो होता है मतलब आग का, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी, आग लगेगी और फैलती चली जाएगी। तो बेटर है जहाँ आग ऐसी जगह लग रही है जहाँ नहीं लगनी चाहिए, जहाँ लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट करो, आग अपने आप रुक जाएगी। फिर आगे हमारा आता है
फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन आ भी सकता है आपके पेपर में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कैसे करेंगे? सॉरी वीडियो थोड़ा टर्न हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हम कहाँ पे थे? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट में अगर आपका आ जाता है तो आपको सिर्फ दो 4 पॉइंट्स लिख देना आपको और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड बकेट एंड टिन्स, थर्ड स्टिरअप पम्प्स एंड द फोर्थ वन इज़ फायर बीटर्स एंड हुक्स। ये 4 चीज़ें होती हैं जिससे हम आग से लड़ सकते हैं उस सिचुएशन के दौरान जहाँ आग लग गई है और जहाँ लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरा वीडियो बार बार टर्न हो रहा है। कोई नहीं, इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर आपको पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ओपनिंग ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को खोलने का तरीका क्या होता है, वो ओपन कैसे होता है? वेरी सिंपल टर्म, आपको सिर्फ एक वर्ड ही याद कर लेना है विच इज़ पास, PASS, पास। तो P स्टैंड फॉर पुल, A स्टैंड फॉर एम, S स्टैंड फॉर स्क्वीज एंड द नेक्स्ट S स्टैंड फॉर स्वीप। तो ये हमारा टर्म हो गया पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ये 4 वर्ड्स हैं, इनके थ्रू, इनके वजह से एक फायर एक्सटिंग्विशर ओपन होता है। ये मेथड्स हैं फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन करने के। क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसा आंसर कर सकते हैं। हमारा है अब टाइप्स ऑफ एसेंशियल ड्यूरिंग फायर। ऐसी कौन सी एसेंशियल चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें आग के दौरान जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती सकती है, या मतलब हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि इन केस आग लग जाती है तो कौन सी ज़रूरत की सामान या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो आग के दौरान ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। पहला तो टेलीफोन सर्विस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आग लग जाती है तो अगर हमें किसी को इन्फॉर्म करना तो विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन सर्विस हम उससे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सैनिटेशन। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन होना चाहिए ताकि हम लोगों को प्रोवाइड करा सकें इन केस जिन लोगों को नुकसान पहुंचता है। मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल सप्लाईज, मेडिकल सर्विसेज का हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए क्योंकि काफ़ी हमने देखा भी है कि अगर आग लगने पे काफ़ी लोगों को चोटें पहुंचती हैं, काफ़ी नुकसान होता है, उनको फिज़िकली डैमेज होता है, तो मेडिकल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी कि खाना, पानी, शेल्टर, ये सब प्रोवाइड कराने, एसेंशियल कमोडिटीज़ बेसिकली। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं जो हम आग लगने के दौरान, या तो हम पहले से प्रिपेयर रहें कि हाँ इनकेस कल को आग लग जाती है तो हम इन सब चीज़ों को पहले से इन सब चीज़ों के साथ प्रिपेयर रहें कि हाँ हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है तो हम ऐसा प्रोवाइड करवा सकें। हमारा अब नेक्स्ट है सिविल डिफेंस, यानी नागरिक सुरक्षा। डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर में सिविल डिफेंस का जिक्र हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज़ सिविल डिफेंस। तो सिविल डिफेंस की डेफिनेशन जो ये है, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको अपने वर्ड्स में ही आंसर बना के लिख कर आ जाइएगा। तो सिविल डिफेंस की जो डेफिनेशन वो है ये है कि जो सिविल डिफेंस है वो गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है और वो किसी भी तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ या वॉर के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ या कम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यानी कि गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के द्वारा ही सिविल डिफेंस को अडॉप्ट किया जाता है। कहीं भी कल को कोई वॉर सिचुएशन आ जाती है या नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो दिस इज़ व्हाट सिविल डिफेंस इज़। और द नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ एनसीसी कैडेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब यहाँ बात हो रही है हमारा क्या रोल हो सकता है ऐसी सिचुएशंस में। तो अगर क्वेश्चन आता है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा ही जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो प्रिपेयर करके ही चलिए आप अपनी तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे रिलेटेड है इसलिए। तो रोल ऑफ एनसीसी कैडेट, किसी भी ऐसी सिचुएशन में, आपदा की सिचुएशन में, डिज़ास्टर की सिचुएशन में एनसीसी कैडेट्स का क्या रोल हो सकता है? तो कैडेट्स आपदा के दौरान सड़क की मरम्मत करा सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान पहुंचता ही है, वहाँ के एरिया को नुकसान पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान पहुंचता है, तो सड़क की मरम्मत करा सकते हैं। फंसे हुए लोगों को सेफ़ प्लेस पर पहुंचा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी डिज़ास्टर की सिचुएशन में लोग फंस गए तो उनको निकाल कर सेफ़ प्लेस तक पहुँचाना, उनको रिलीफ फंड देना एक तरह से, यानी कि फूड और वाटर की सप्लाई करवाना।
ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाना कि ऐसी जगह पे आग लग गई है जो जहाँ पे लोग बहुत दूर से आए हैं, जैसे इंडस्ट्री में लोग दूर से आते हैं, इंडस्ट्री में आग लग गई तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की सेवा प्रदान करवाना ताकि वो अपनी जगह पे सही सलामत पहुँच जाएं। और र्यूमर्स को रोकने से फैलने से मदद करना, मतलब जो अफवाहें फैला दी जाती हैं किसी भी आपदा को लेकर, किसी भी ऐसी सिचुएशन को लेकर, उसको फैलने से रोकना। जैसे कि हमने अभी इतना पैंडेमिक चल रहा है कोरोना के, हमने इसमें भी काफ़ी सारी अफवाहें सुनी होंगी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा या ऐसा ना करने से ऐसा हो जाएगा। बट जब हम उसकी असलियत पे देखते हैं तो ये पता चलता है कि हाँ, कोरोना से भी ठीक हुआ जा सकता है अगर हम उसके प्रति सावधानी बरतें हैं। तो वो ऐसे र्यूमर्स को फैलने से रोकना किसका काम हुआ? हम एनसीसी कैडेट्स का। ये काम इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है, बट यहाँ पे बात हो रही है एनसीसी कैडेट्स की। और द लास्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किए हुए कार्य को अनुशासित तरीके से करना। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक डिसिप्लिन मैनर में आके कोऑर्डिनेट करके उस सिचुएशन में काम करना जहाँ पे भी डिज़ास्टर आ जाता है या हो जाता है। तो ये रोल होते हैं एनसीसी कैडेट्स के। ओके, तो इसी के साथ हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहीं ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन की, यानी राष्ट्रीय एकीकरण। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप कैसे देंगे? एज आई सेड, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको अपने ही अच्छे वर्ड्स में आंसर बना के लिख के आ जाएगा। लेमन लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे इसे, इंस्टेड ऑफ इफ़ आई एम यूजिंग समथिंग वेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, तो अगर इस डेफिनेशन आपको लिखना हो तो नेशनल इंटीग्रेशन एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। हम सभी के अंदर एक एकजुटता का भाव लाना है समाज के हर सेक्शंस को लेकर, है ना। तो समाज में हम देख सकते हैं इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, हर कास्ट, हर लैंग्वेज, हर तरह के लोग रहते हैं। उनके साथ एकजुटता का भाव लाके एक साथ रहना इस कंट्री में, दिस इज़ व्हाट नेशनल इंटीग्रेशन। अगर आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जो किसी भी नेशन में अप्लाई होने चाहिए, तो वो है मेंटेन पीस एंड हार्मोनी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एंड द लास्ट वन इज़ कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। ये 3 पॉइंट्स हैं। आप इन 3 पॉइंट से लिख कर, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी नेशन में नेशनल इंटीग्रेशन कैसे लाया जा सकता है, कैसे अच्छे वे में आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं जो मैंने अभी आपको बोले। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। Maintain peace and harmony. Second is growth and development of the nation, and the third one is cultural and religious development. Okay? तो ये तो हमारा हो गया राष्ट्रीय एकीकरण। अब बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी एकता और विविधता। हम सबको पता है इंडिया एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है जिसमें काफ़ी अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, काफ़ी अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लोग रहते हैं। और इतनी डिसिमिलैरिटीज़ होने के बाद भी हम एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इतने सारे त्यौहार बनाने के बाद भी सबके अपने अपने कल्चरल होते हैं, अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपनी कास्ट, अपना रिलीजन, कम्युनिटी, हम सबको पता है। जैसे कि तो इतने सारे डिसिमिलैरिटीज़ होने के बाद भी हम एक कंट्री में रहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी एकता और विविधता। बट ये बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। अगर एकता और विविधता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जो बाधा बनते हैं इनमें। जैसे कि लैंग्वेज, मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे। लैंग्वेज, कास्टिज्म, इलिटरेसी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म। लैंग्वेज, भाषा, अलग अलग भाषा होने की वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं। हमारे इंडिया में इतनी सारी भाषाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हम नहीं समझ पाते एक दूसरे की भाषा, क्योंकि कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। तो ये एक मेजर हिंड्रेंस हो गया। सेकेंड वन इज़ कास्टिज्म, यानी जातिवाद। सबको पता है डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट में, अलग अलग कास्ट को लेके ग्राउंड लेवल पर जाकर कि ये माइनॉरिटीज़ हैं और ये अच्छी कास्ट है, बुरी कास्ट, ऐसे करके। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कास्ट को अच्छा बुरा नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इन माई वे। मेरा यहाँ पे किसी भी कास्ट को कुछ भी ऐसा बोलने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम इसको एक एज अ चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। तो थर्ड वन इज़ इलिटरेसी या निरक्षरता।
ओके। सबको अगर इलिटरेसी होगी किसी भी रीजन में या एरिया में, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उस चीज़ को समझने के लिए इतने सक्षम, इतने एबल ही नहीं होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि यूनिटी क्या होती है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, अलग अलग कास्ट्स क्या होती हैं। तो इलिटरेसी बहुत ही मेजर फैक्टर है। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, यानी कम्युनिटी के बेसिस पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी भी कम्युनिटी के बेसिस पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रिंसिपल बना देती है। जैसे हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बेसिस पे होती हैं, और वो अपनी तरफ से ही कोई ना कोई प्रिंसिपल्स बना के अपनी कम्युनिटी वालों को सौंप देते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है, हम ऐसे ही प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। सांप्रदायिकता ये हो गई। नेक्स्ट है हमारा रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रवाद। एक माइंडसेट है जो स्पेशली एक रीजनल या क्षेत्र को बिलोंग करता है। कोई किसी भी क्षेत्र से या रीजन से आता है, वो उसी को बिलोंग करके चलता है सब जगह, कि आई एम फ्रॉम दैट प्लेस और मैं इसी को ही रिप्रेजेंट करता रहूँगा या रहूँगी, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग समबडीज कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन एंड प्लेस। ओके, तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ रीजनलिज्म। एक्सट्रीमिज्म यानी अतिवाद, होल्डिंग ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल रिलीजियस व्यू, फैंटेसिज्म यानी राजनीतिक या धार्मिक विचारों की पकड़ या कट्टरता का भाव रखना। ठीक है, आप इससे समझिए कट्टर वर्ड आ गया तो मतलब किसी भी धर्म को लेकर या राजनीतिक को लेकर बहुत ही कट्टरता का भाव रखना, बहुत ही कठोर सोच होना। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीमिज्म। तो अब आता है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट है इसमें डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमारा नेशनल लेवल गेम्स, सॉरी मैंने इसमें गेम्स मेंशन करना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, आप इसमें जोड़ लीजिएगा नेशनल लेवल गेम्स। एंड द थर्ड वन इज़ एनसीसी। तो ये तीन चीज़ें हैं, और ये तीन चीज़ें कैसे हैं, डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गया, अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा होगा हर तरह के लोग ऐसी फोर्सेस में जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग, फिर भी लोग साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, और इनमें किसी भी तरह का ऐसा हमने कोई फैक्टर नहीं देखा जो इनके बीच में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्शन पैदा करे, राइट। और हमारा सेकंड वन है नेशनल लेवल गेम्स। सबको पता है ओलंपिक्स के जैसे गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए या एशियन गेम्स हो गए, ऐसे किसी भी गेम्स में जब एक हम कोई भी टीम या कोई इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है तो वो किसी भी तरह की कास्ट या कम्युनिटी को भूल कर पार्टिसिपेट करता है, एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ वो खेलने की कोशिश करता है, और ये सोचता है कि हम एज अ टीम वर्क करेंगे, ना कि हम एज अ कास्ट या कम्युनिटी के बेसिस पे एक दूसरे को देखेंगे। नेशनल लेवल गेम्स बहुत बढ़ावा देते हैं नेशनल इंटीग्रेशन में। एंड एनसीसी, सबको पता है हमारी एनसीसी बढ़ावा ही देती है, हमारा एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। हमें सिखाया ही जाता है कि हमें एकता है, चाहे हमारे साथ किसी भी तरह के लोग आ जाए, बट हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें एक साथ रहना, चाहे कोई कहीं से भी बिलोंग करे, बिकॉज एक यूनिफॉर्म आ जाती है वहाँ पे कास्ट या कम्युनिटी नहीं देखी जाती, वहाँ पे नेशन को लेके देखा जाता है कि हम इस चीज़ को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। अब आता है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं आप लोग अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। नेशनल इंटीग्रेशन एक्चुअली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये ओरिजिनेट किया था एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि 1961 में सितंबर अक्टूबर के महीने में हुई थी। तो एक बार मैं एक पर्टिकुलर मैनर में बोल देती हूँ इसको। ओरिजिनेटेड इन अ कॉन्फ्रेंस कन्वेन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन सितंबर अक्टूबर ऑफ 1961। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या इनको देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन से लेकर। तो इसमें लिखा भी है, जैसे कि अगर स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो इसमें लिखा भी है वेयर इज़ द नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, तो आप उसका आंसर इसमें है टिक कर रखा है नागपुर। और वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिचुएटेड, तो इसका आंसर शिमला है। सॉरी, मुझे थोड़ा देख के बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी।
तो आप इसका अगर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप इनका आंसर ऐसे कर सकते हैं। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। और एक चीज़ आप नोटिस करिए, आंसर मांगे जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के तो उनका आंसर पॉइंट्स में लिखा जाता है, ना कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में, क्योंकि एनसीसी को आंसर की ज़रूरत होती है, एनसीसी के क्वेश्चन पेपर को आंसर की ज़रूरत होती है पॉइंट्स में। डिस्क्रिप्टिव में लिखने बैठेंगे आप लोग तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पेपर छूट जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। जो कॉपीज़ चेक करते हैं उनका इतना टाइम भी नहीं होता कि वो डिस्क्रिप्टिव में पढ़ें, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। बेटर है पॉइंट्स में लिखो, कन्फाइन करके लिखो आंसर को, की पॉइंट्स वो डालो जो आंसर में नीड हो और आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करो। ओके, आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे और सामने वाले को चेक करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनके बस आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। एक तरह की क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस इनकी लैंग्वेज हर साल चेंज हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे इन 2 चैप्टर्स को लेकर तो आपको एक ही तरह के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप एक रिपीटेशन चलता रहता है इसमें। लैंग्वेज चेंज होती रहती है पर एक रिपीटेशन ज़रूर चल रहता है। ओके, तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है अपने आगे की स्लाइड्स में। तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपकी बटालियन की तरफ से या कहीं से भी प्रोवाइड हो जाते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि एक रिपीटेशन ज़रूर चलता है इन क्वेश्चंस में। लैंग्वेज चेंज हो जाती है पर रिपीटेशन ज़रूर चलता है। एंड द सेकंड थिंग इज पॉइंट। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा रही हूँ जो कि है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनसीसी कैडेट इन द बिल्डिंग ऑफ नेशन। सेम वही क्वेश्चन आ गया फिर से जो मैंने आपको पढ़ाया भी है ना। तो आंसर भी पॉइंट्स में है, मैंने आपको पढ़ाया भी वही है, रिपीटेशन भी होता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख के चलिए। ओके, सेम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी मैंने आपको भी रिसेंटली पढ़ाया। ऊपर भी आपको 2 क्लासीफाइड कर रखा है 2 टर्म्स में डिज़ास्टर को। तो और यहाँ पे भी पॉइंट्स में ही दे रखा है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ इसकी, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बेटर रहेगा। आप इनको ही प्रैक्टिस के बेसिस पे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा लिखने की, इस पे कि पॉइंट्स में आंसर को कैसे कन्फाइंड करना है। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन दी ब्लैंक्स। एज आई सेड, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा तो ही आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनसीसी का पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का आता है। अगेन पॉइंट्स में आंसर, व्हाट असिस्टेंस कैन टू द पीपल्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज़। वही की अभी सेम क्वेश्चन आया कि रोल क्या हो सकता है, और अभी क्वेश्चन आया कि व्हाट असिस्टेंस कैन द एनसीसी कैडेट्स प्रोवाइड टू द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, रिपीटेशन है, लैंग्वेज चेंज कर दी गई बस। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई टीच्ड यू टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो आई होप आप ये वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जैसा कि ये क्लास जो थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर थी, दोनों ही टॉपिक्स 25 नंबर कैरी करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, और आप इनमें ईज़िली ही नंबर ला सकते हैं। ओके कैडेट्स, तो यही था जो मैंने आपको आज पढ़ाया। आई होप आपके सामने कल कोई टॉपिक्स आते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।